दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे का दर्द बांटते-बांटते कब एक दूसरे के हमसफर बन गए पता ही नहीं चला। ये कहानी है ईसा और राजीव की। तो चलिए जानते हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे के हमदर्द से एक दूसरे के हमसफर बनने तक का सफर तय किया। ईसा और राजीव की मुलाकात होने से पहले ही ईसा की शादी प्रशांत से करा दी गई थी। लेकिन जब राजीव और ईसा एक दूसरे से मिले तो उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। ईसा और प्रशांत की शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 3 साल ही हुए थे। पिछले साल तक तो उसका पूरा परिवार साथ में रहता था, किंतु कोरोना काल के समय उसकी देवरानी की मौत होने के कारण उसके सास ससुर अपने छोटे बेटे के साथ रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर मुंबई के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वो वैसे भी बहुत परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, यहाँ तक कि मरीजों को अस्पतालों में एडमिट करने के लिए बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर ही वो कांप उठी। क्योंकि आज सुबह जब वो प्रशांत को जगाने गई तो उसने देखा कि इसको तेज बुखार है। 2-3 दिन से जुकाम भी था प्रशांत को। प्रशांत का तेज बुखार देखकर वो घबरा गई। उसने जल्दी से प्रशांत को दवा खिलाया और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगी, किंतु उसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। अब तो उसका मन बहुत घबरा रहा था कि अगर कोरोना हुआ तो मैं क्या करूंगी। घर में भी कोई नहीं है, अकेले कहाँ लेकर जाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, प्रशांत को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये समय ही बुरा चल रहा है। श्याम भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती या मैं खुद आ जाती। मैं खुद उसकी देखभाल में लगी हुई हूँ। तू ऐसा कर बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाइयाँ शुरू करवा। ईसा ने कहा, हाँ माँ, वो तो करना ही होगा, क्योंकि मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना देवर जी और सास ससुर को यहीं बुला लेती। उसकी माँ ने कहा, घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया। ईसा ने अपने पति का कोरोना टेस्ट कराया। जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाइयां भी देती रही, किंतु इस बीच प्रशांत की हालत ज्यादा खराब होने लगी। वो उसे लेकर अस्पताल भागी। कई अस्पतालों से निराश लौटने के बाद एक अस्पताल में बड़ी मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और देवर भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी हर जगह तो लॉकडाउन लगा हुआ था, रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। और आस पड़ोस वाले, उन लोगों ने तो कोरोना के डर से दरवाजे ही बंद कर लिए थे। तब ईसा ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अब अकेली ईसा पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह ईसा खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने लगी। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती और रोने लगती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की भी इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर पति के ठीक होने की कामना करती रही, पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी थी। वो दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वो क्या करेगी? बदहवास सी वो अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। उसके बगल में परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। ईसा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? उसने कहा, मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ। आसपास तो मिली नहीं, पर मेरे एक दोस्त ने बताया है कि यही उसकी एक शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी है, सो वो मुझे दे देगा। अभी मैं जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपकी भी दवा ले आता हूँ। ईसा ने कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। ईसा ने जब ऐसा कहा तो उसने कहा, एहसान की कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहां मिल जाए। कहकर वो चला गया। करीब 4 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी के बजाय खुशी दिख रही थी। उसने कहा, ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई। ईसा ने कहा, यही बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने की है ये दवा? ईसा का चेहरा भी खुशी से खिल उठा था।
अरे नहीं नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वो अपने बहन की देखभाल में लगा था और ईसा अपने पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। जब भी दुखी होते तो एक उसके कंधे पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो राजीव लेकर आता, ईसा को घर भी छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन प्रशांत का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। तब राजीव ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन ईसा ने उससे पूछा ही, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात तो हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ ईसा जी। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ बस। धीरे धीरे प्रशांत की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी, कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे। हैरान परेशान सी ईसा ने राजीव को फोन लगाया तो पता चला उसकी बहन को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। उसने कहा, आप चिंता न करो ईसा जी, मैं अपनी बहन को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। राजीव ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी से ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम तक सब कुछ निपट गया तो राजीव का हाथ पकड़कर रुंधे गले से ईसा इतना ही कह सकी कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। राजीव ने कहा, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है राजीव जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। केवल आप हैं, जिसे कुछ दिन पहले से ही जानती हूँ मैं। नहीं, आज लग रहा है जैसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर राजीव ने एक अलग ही नज़र से ईसा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। ईसा के दिल में तो अब राजीव अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो सोचने लगी कि राजीव का साथ इस परेशानी के समय में कितना सुकून देता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वो केवल राजीव के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह एक हफ्ता और गुजरा, किंतु प्रशांत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन ईसा को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर ईसा को लगा जैसे वो अधूरी सी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया है। वो वहीं जमीन पर गिर गई। राजीव को जैसे ही पता चला, वो भागता हुआ ईसा के पास आया और उसे समझाने लगा। बोला, होनी को कौन टाल सकता है, आप हिम्मत रखिए ईसा जी। ईसा बस रोए जा रही थी। कोरोना की वजह से वो पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए घर वालों का आना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। लेकिन इस वक्त भी राजीव उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में वो ही उसके साथ खड़ा रहा। पति की अंतिम विदाई के बाद राजीव ईसा को लेकर उसके घर छोड़ने आया। ईसा लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजीव समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। वो अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यही सोचते सोचते राजीव फ्रेश होकर उसके किचन में गया और ईसा के लिए चाय बनाई। उसने ईसा को जबरदस्ती चाय पिलाई। फिर उसने ईसा को फ्रेश होने के लिए बोलकर खुद कुछ खाने के लिए बनाने लगा। ईसा को खाना खिलाकर और उसके जरूरत का सामान उसके बेड के पास रखकर वो वापस चला गया, ये बोलकर कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। 5-6 दिनों बाद जब ईसा थोड़ा नॉर्मल हुई और पति की मौत के सदमे से थोड़ा थोड़ा उभरी, तो उसे फिर एक बार राजीव की याद आई। क्योंकि राजीव ने उसके लिए जो किया था वो उसके अपनों ने भी नहीं किया, इसलिए राजीव उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था। मगर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि उसके पता के नाम पर बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। ईसा घबरा उठी। उसने बहुत देर तक फ़ोन ट्राई किया, किंतु उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था।
सुबह से शाम हो गई, फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ देर सोचने के बाद वो उसी अस्पताल में पहुंच गई जहां उसके पति राजीव की बहन एडमिट थे। वहां वो चारों तरफ घूम घूम कर राजीव को ढूंढने लगी। फिर वो उसे ढूंढती हुई कैंटीन में भी गई, क्योंकि अक्सर वो लोग वहां जाया करते थे। हर तरफ चक्कर लगा लिया मगर राजीव कहीं नहीं नजर आ रहा था। थक हार कर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करें। तभी उसे वो नर्स नजर आई जिससे ईसा की जान पहचान हो गई थी, क्योंकि ईसा के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। उस नर्स ने राजीव को भी उसके साथ कई बार देखा था। ईसा दौड़कर नर्स के पास गई। नर्स उसे देखकर दुखी स्वर में बोली, सॉरी ईसा, हम तुम्हारे पति को नहीं बचा पाए। ईसा ने कहा, जो लिखा था भाग्य में वो हो गया। पर ये बताओ, आपको राजीव याद है ना, जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसकी बहन का इलाज चल रहा था यहाँ। उसने कहा, हाँ याद है, और उसकी बहन की भी तो मृत्यु हो गई थी ना। वो खुद भी एडमिट है क्योंकि उसे भी कोरोना हो गया है। और जानती हो उषा, वो तेरे पति वाले बेड पर ही एडमिट है, बेड नंबर 5 पर। तेरी तो उसने बहुत हेल्प की थी, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला है। ईसा ने कहा, मैं हूं ना, अब से उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। नर्स ने कहा, ठीक है। इसके बाद से ईसा पूरे मन से राजीव की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाइयाँ, हर चीज की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। इस बीच राजीव की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसको एक फॉर्म दिया भरने के लिए। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है ये लिखकर हस्ताक्षर करना था और मरीज की जिम्मेदारी भी लेनी थी। ईसा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई कि वो अपने और राजीव के रिश्ते के बारे में क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वो वहां से चली गई। कुछ दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद राजीव की हालत में सुधार आने लगा। लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह से उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक ईसा ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात राजीव की सेवा की थी। डिस्चार्ज हो वाले दिन वो बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक करा ली और राजीव को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। राजीव ने टोका तो ईसा ने मजाकिया अंदाज में उससे बोला कि फॉर्म भरते समय मैंने उस फॉर्म में खुद को तुम्हारी पत्नी लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और इसलिए मेरा अधिकार है, और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा ना। इतना बोलकर वो हंसने लगी। राजीव ने कहा, लेकिन ईसा, तुमने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है राजीव, जब मुझे उनकी जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है, और इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर चले जाना अपने घर। मैंने बस फॉर्म पर ही तो खुद को तुम्हारी पत्नी लिखा है, सच में नहीं हूँ। ईसा ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 1 महीने ईसा ने जी जान लगाकर राजीव का ख्याल रखा। हर वो कोशिश करती जिससे राजीव पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। ईसा के ससुराल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। ये घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफी संपत्ति छोड़ी थी, किंतु खुद चले गए। उनके जाने से बस एक हमसफर की कमी हो गई थी ईसा के जीवन में, जिसे अब राजीव ही पूरी कर सकता था। एक दिन शाम को दोनों लोग बैठे चाय पी रहे थे कि तभी ईसा ने राजीव के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिख कर दिया था, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते हैं? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती? तभी राजीव ने कहा कि मुझे लगता है ईसा, अब ये बात कहना फिजूल है। ईसा ने कहा, मतलब ईसा ने राजीव का हाथ छोड़ते हुए बोला, मतलब ये कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द से हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। इतना कहकर राजीव ने ईसा को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में दोनों ने अपने परिवारों की सहमति के साथ 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफर बन गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।